Hello students, welcome to a new chapter of economics, that is the story of village Palampur. So it is going to be the first chapter of your economics. तो हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ओके, सो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये आपका जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, जो अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं, फाउंडिंग फादर, वो कौटिल्य को माना जाता है, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं। ओके, तो कौटिल्य जो थे उन्होंने मतलब इकोनॉमिक्स का को इकोनॉमिक्स जो ये सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, इसके बारे में उन्होंने लिखा था, बताया था। और इकोनॉमिक्स में हम लोग जो मनी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जो मॉनेटरी एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में मेनली स्टडी करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि खाली मॉनेटरी एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ते हैं। जब कौटिल्य ने इसको स्टडी किया था, इसके बारे में बात की थी, तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी जो प्रशासन होता है वो, और जो मतलब अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, उन सब के बारे में जो ओरिजिनल अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स था, उसमें डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के फादर जो हैं वो कौटिल्य को माना जाता है। और कौटिल्य जो थे वो जो राजा थे, जो समुद्रगुप्त थे, उनके टाइम पर कौटिल्य हुआ करते थे। ठीक है, जो मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी इन सेकेंड और थर्ड सेंचुरी, इन फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी, फिर 5 और 4th सेंचुरी BC। ठीक है, तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखिए, इस चैप्टर में जो है ये सबसे पहले तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर वीडियो। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो विलेज है, एक पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, बट ये जो मतलब ओरिजिनल विलेज है ये हिमाचल प्रदेश में एक विलेज पड़ता है। बट आपके चैप्टर में एक इमेजिनरी, एक एक मतलब एक इमेजिन का विलेज दिया हुआ है कि वहां पर मतलब क्या क्या चीजें हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या फैक्टर्स हैं वहां पर प्रोडक्शन के, क्या वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, एक्टिविटीज है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ने हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने से पहले कौन कौन से रिसोर्सेज मेनली नीडेड होते हैं और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, जो पालमपुर है ये एक इमेजिनरी, यानी कि एक हम इमेजिन कर रहे हैं, मे बी इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो एक इमेजिनरी विलेज है। जो फार्मिंग है, यानी जो खेती है, यहाँ पर मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। ज्यादातर लोग मतलब यहाँ पर खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और जो बहुत अदर एक्टिविटीज है, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो डेयरी है, जो ट्रांसपोर्ट है और जो मतलब और एक्टिविटीज हैं, वो भी लिमिटेड स्केल में की जाती हैं। इस विलेज में यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज भी की जाती हैं। ठीक है, तो डेयरी हो गया, ये अलाइड एक्टिविटीज में आते हैं, मतलब खेती से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब स्मॉल स्केल मतलब लोग छोटे लेवल पे ही अपने घर में जो है थोड़ा बहुत हाथ का काम कर लेते हैं, लाइक अचार बनाना, पापड़ बनाना, है ना, इस तरीके का जो हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, जो स्मॉल स्केल पे करते हैं। फिर डेयरी का काम, यानी केटल रेयरिंग के थ्रू जो एक डेयरी वगैरह का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम, इधर से उधर सामान ले जाना, है ना, ये सारा काम भी वहां पर बहुत थोड़े छोटे से लेवल पे किया जाता था। फिर ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, अब देखिए कोई भी आप प्रोडक्शन अगर एक्टिविटीज करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो उसके लिए आपको अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं और मनी होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज नीडेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड हो गया, है ना, मैन मेड आइटम्स होता है, उसके अलावा ह्यूमन एफर्ट्स होता है और मनी होता है। जो मेन प्रोडक्शन रिसोर्सेज, या जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, या इनपुट्स भी बोलते हैं, इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, वो नीडेड होते हैं। देन पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस। अब जो ये विलेज पालमपुर है, ये अपने जो आसपास के नेबरिंग विलेज है उनसे भी कनेक्टेड है। और जो टाउन्स है, लाइक रायगंज, वहां पर आसपास एक टाउन पड़ता है, छोटा सा टाउन शहर पड़ता है रायगंज, उससे भी कनेक्टेड है। कि ये बड़ा विलेज है वहां पर रायगंज जो है, और ये पालमपुर से हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पर एक ऑल वेदर रोड भी कनेक्ट करती है विलेज को रायगंज के साथ। देखिए, ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है? पक्की सड़कें जो होती है, यानी कि जो हर मौसम में चलती हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कुछ गाँव में या कुछ एरियाज में ऐसी रोड्स होती हैं जो मतलब बारिश के मौसम में या मतलब कुछ मौसम में वहां पर कनेक्टिविटी नहीं दे पाती है, मतलब वो काम नहीं करती है। लेकिन ऑल वेदर रोड मतलब कि हर मौसम में वो रोड्स जो होते हैं कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद
वो रायगंज से कनेक्टिविटी देती हैं, और उसके बाद जो बहुत ही नियरेस्ट जो आसपास का स्मॉल टाउन है शाहपुर, वहाँ से भी कनेक्टेड है। फिर बहुत सारे तरीके के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पर रोड्स पे दिखाई देते हैं, जैसे बुलेट कार्ट्स हो गया, टांगा हो गया, बोगी हो गया, जो वुडन कार्ट खींची जाती है बफेलो के थ्रू, ठीक है। फिर जो उसके अलावा जो इस पे जैगरी वगैरह गुड़ वगैरह होते हैं वो भी लोडेड होता है, और अदर जो कमोडिटीज होती हैं जो मोटर व्हीकल्स वगैरह जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारे मतलब वहां पर हम लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर अबाउट द विलेज, अब देखिए इस विलेज का जो मतलब फिजिक है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये विलेज जो है करीब यहाँ पर 450 फैमिलीज रहती है, 450 फैमिलीज रहती हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। और 80 जो अपर कास्ट फैमिलीज है, यानी जो हाई कास्ट फैमिलीज हैं, वो यहाँ पर ज्यादातर जो लैंड है विलेज में वो उनके पास है, उनके पास ऑन्ड है। और जो हाउसेज हैं, जिनमें से कुछ हाउसेज बहुत बड़े हैं वो पक्के हाउसेज हैं, यानी कि वो ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टर से बने हुए हैं। जो शेड्यूल कास्ट यानी जो दलित कम्युनिटीज हैं, वो वहाँ पर वन पॉपुलेशन का 1/3 करीब वो है, यानी कि 25%, सॉरी 1/3 वही है, यानी 33%। और जो मतलब ये एक कॉर्नर में रहते हैं, मतलब इनको एक एरिया दिया हुआ है, विलेज का एक कॉर्नर दिया हुआ है, और बहुत छोटे छोटे इनके घर हैं। और कई घर इनमें से किससे बने हुए हैं, मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। कहने का मतलब ये कि इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है ये वहाँ पर क्या प्रोवाइड कराती है, ट्यूबवेल्स प्रोवाइड कराती है, मतलब ट्यूबवेल से पानी को इरिगेशन किया जाता है फील्ड्स में, फार्म्स में। और बहुत सारी अदर जो स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज होती है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। देन जो पालमपुर है इसमें दो प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक तो हाई स्कूल है और एक है दो प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी मतलब जो 5th क्लास तक है, और हाई स्कूल मतलब जो 10th क्लास तक है। तो एक स्कूल है जो 10th तक है, दो स्कूल है जो प्राइमरी 5th क्लास तक है। देन देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, और जिस जो गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर जो सिक लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होता है और टर्शरी हेल्थ सेंटर होता है, तीन तरीके के होते हैं। जो ऑन एन एवरेज 20,000 तक की पॉपुलेशन होती है वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम करता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है छोटी मोटी बीमारी हो गई, लाइक नजला जुकाम, कोल्ड, फीवर हो गया, छोटा मोटा, मतलब बहुत नॉर्मल सी जो मतलब एक हल्की फुल्की चलती फिरती बीमारी होती है ना, उसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है कि आप गए, दवाई लाए और घर आ गए और ठीक हो जाओगे, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होता है थोड़ा सा बड़ी बीमारी हो गई है, लाइक बुखार कई दिनों से चल रहा है, थोड़ा सा आपको कई बार यू ना एडमिट होना पड़ जाता है। तो अगर आप एडमिट वाली कंडीशन आती है, कुछ टाइम लेती है वो बीमारी, तो वो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे आपको ट्रीट कराना पड़ता है, और वहां पर करीब 80,000 की पॉपुलेशन पे सेकेंडरी हेल्थ सेंटर काम करता है, ठीक है। फिर होता है टर्शरी हेल्थ सेंटर। टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड की बीमारी होती है, जो लाइफ लाइफ स्टाइल डिसीजेज होती है, लाइक कैंसर हो गया, और जो डिप्रेशन हो गया, और जो ये कार्डियल डिसीज होती है, कार्डियक डिसीजेज होती है, जो मतलब स्टैंडर्ड की, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, इस टाइप की जो बीमारियां होती है, जो स्टैंडर्ड बीमारियां होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो टर्शरी केयर सेंटर्स होते हैं। और ये 80,000 की पॉपुलेशन से ऊपर के जो मतलब पॉपुलेशन होते हैं, जहाँ पे बहुत मतलब मेट्रो सिटीज होते हैं ना, मेट्रो सिटी मतलब जहाँ पर 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन रहती है, तो वहां पर ये सेंटर्स खोले जाते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या ऐसे काम होता है कहीं पर भी। तो प्रोडक्शन का जो एम था, वो प्रोडक्शन क्यों किया जाता था, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब इनमें तीन देखो, अब आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको तीन एक्टिविटीज इसमें मतलब तीन आपको 3 रिक्वायरमेंट्स इसमें होती है, तीन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे नंबर 1 पे हो गया लैंड, आपको लैंड चाहिए होगी। देन यू मस्ट बी नीडेड द लेबर, देन फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो लैंड चाहिए, जमीन चाहिए जिसके ऊपर आप अपना कोई प्लांट सेटअप करेंगे या कुछ भी काम करेंगे। लेबर चाहिए, यानी कि उस प्लांट में, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए। फिजिकल कैपिटल चाहिए, देखिए फिजिकल कैपिटल दो तरीके की होती है, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। देखिए फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल, वो एक्सपेंसेस या वो खर्चे जो होने ही होने हैं, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे आपका प्लांट चले या ना चले, पर वो खर्चे आपको देने हैं। जैसे रेंट हो गया, आप प्लांट में काम करें या नहीं करें, अगर आपने उसको रेंट पे लिया हुआ है तो आपको रेंट पे करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि वो लैंड आपने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपके एम्प्लॉय की सैलरीज है,
वो देनी ही देनी है, ठीक है। तो इस तरीके के जो खर्चे आपको देने ही पड़ते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं। वर्किंग कैपिटल होता है जो डेली रूटीन के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और ये वेरिएबल होते हैं, मतलब ये जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आपको पे करना है। जैसे टेलीफोन चार्जेस हैं, आप जितना मतलब कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आपको बिल पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, जितना आप बिजली खर्च करेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो फिजिकल कैपिटल भी बहुत जरूरी होती है। देन आता है, उसके अलावा भी देखिए एक और रिसोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होती है, वो कैपिटल वो मतलब रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन कैपिटल है, जैसे मतलब ह्यूमन भी आज के डेट में कैपिटल है। अब आप कहेंगे कि मैम लेबर तो हमने पढ़ ली है। लेबर होता है जो मतलब थर्ड क्लास, मतलब जो एक थर्ड लेवल पे काम करता है, जिसको मतलब फिजिकल जो मतलब वो अपनी जो सर्विस होता है फिजिकल सर्विस देता है। बट जो मेंटली सर्विस होती है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, जो टेक्निकल नॉलेज होती है, जो माइंडेड स्किल चाहिए होता है, वो आपका ह्यूमन कैपिटल होता है। मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको ह्यूमन कैपिटल माना जाता है, ठीक है। तो जो अच्छी एजुकेशन के थ्रू बनते हैं वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। अब जैसे देखिए इंडिया की पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है। मतलब जो ज्यादातर लोग हैं वो 15 to 39 के स्लैब में आते हैं, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो 15 to 65 तक के, 64 तक के एज ग्रुप में आती है, ठीक है। तो अब ऐसे लोग इंडिया में ज्यादा हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो सारे ह्यूमन कैपिटल नहीं है। मतलब जो डेमोग्राफिक है वो उतने, उनको ना एजुकेशन मिल पा रही है, ना वो स्किल्स मिल पा रही है। तो उनको स्किल देने की जरूरत है, उनको अच्छी एजुकेशन देने की जरूरत है। जिस दिन सबको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल जाएगी, उस दिन वो सारे जो लेबर है वो भी, यानी जो जो ओवरऑल जो हम लोगों के पास जो हमारी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन ना कहला के ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो ह्यूमन कैपिटल बन चुकी है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज, वो एफिशिएंसी, वो माइंड आ चुका है, ठीक है। देन आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है हमने भी पढ़ा था, लैंड, लेबर, फिर फिजिकल कैपिटल हो गया, है ना, और उसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल है। तो लैंड जो होता है देखिए फिक्स्ड और स्केयर्स होता है, मतलब फिक्स सोर्स है, आप इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हो, जो है आपके पास वो फिक्स्ड है। और स्केयर्स है, स्केयर्स मतलब कि बहुत, मतलब स्केयर्स रिसोर्स है ये, बहुत ज्यादा, मतलब आप ये स्केयर्स होता है, आप मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्स होता है। उसके बाद कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती जा रही है, अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होती चली जा रही है सब्सिक्वेंट जनरेशंस में। इससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो छोटी होती चली जा रही है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें मतलब उनके 4 बेटे आते हैं, तो अब 4 बेटों को, आपके पास लैंड तो लिमिटेड है, उसको आप 4 बेटों में डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली सबको जो लैंड अभी तक एक बड़ा हिस्सा होता था, अब वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में स्कैटर्ड हो जाएगा। उससे क्या होता है, जो स्केल ऑफ इकोनॉमीज होता है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। देखिए स्केल ऑफ इकोनॉमीज का मतलब होता है कि आप जितने बड़ी लैंड पे जितना प्रोडक्शन करेंगे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, एज कंपेयर आप छोटी लैंड पे थोड़ा सा प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि जब आप बड़ी एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो आपका जो कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है? क्योंकि आप बल्क में रॉ मटेरियल जो है परचेज करते हैं, और जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमको प्राइस में थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है लेबर। लेबर अवेलेबल होता है इन प्लेंटी, बिकॉज लेबर भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, क्योंकि ह्यूज आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड, क्योंकि जो ह्यूज मतलब बहुत सारी जो हमारी मतलब हमारे पास जो आर्मी है वो अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे जो पीपल है वो अनएम्प्लॉयड है। बहुत सारे पीपल जो है पुअर सेक्शन से, वो इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, बेचारे अनस्किल्ड लेबर की तरह ही काम करेंगे। जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है गाइडलाइंस ऑन मिनिमम वेजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेजेस पे टाइम टाइम पे मतलब गाइडलाइंस देती है, रूल्स बनाती है, प्रोविजंस बनाती है। मिनिमम वेजेस क्या होता है, देखिए मिनिमम वेजेस का मतलब वो होता है कम से कम जो मिनिमम जरूरी होता है, जो वेजेस आपको मिलने ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए हमने बोला मिनिमम वेजेस 350 रुपीज है डेली का, और अगर आपको 250 मिल रहा है, तो मतलब जो बेसिक चीजें आपको, जो खाना चाहिए, जो रोटी चाहिए, जो पानी चाहिए, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम वेजेस किस बेसिस पे तय होता है, जो इन्फ्लेशन रेट चलता है, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस जरूरी होता है देना, और अगर कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस से कम पे करता है तो उसको पेनलाइज किया जाता है, ठीक है। मिनिमम वेज इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्ट्रक्शंस देती है, बट हर 5 साल में इनको रिवाइज किया जाता है, और ये बढ़ता ही है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और इंडिया में इसको गवर्न करने के लिए प्रॉपर एक लॉ बनाया हुआ है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो उसके अंडर में जो इससे रिलेटेड लॉ है वो लिखे हुए हैं। फिर बिकॉज ऑफ लेस डिमांड एंड ह्यूज सप्लाई, अब देखिए लेबर की डिमांड जो है वो तो कम है और सप्लाई ज्यादा है,
तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर फार्म वर्कर्स जो है वो उतने नहीं मिल पा रहे हैं, इवन द मिनिमम वेजेस, मतलब फार्म वर्कर्स की जो डिमांड है वो उतनी नहीं फुलफिल हो पा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद के जो सब्सिक्वेंट पार्ट है वो आप लोगों को पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, टिल देन थैंक